तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे एवं पुनः पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों का मास विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? तो आशा करते हैं कि आप लोगों की स्टडी जो एकदम अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने स्टडी को जो है शुरू करते हैं। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे? हम लोग साइंस का पोर्शन कवर कर रहे थे। साइंस में क्या पढ़ रहे हैं हम अभी? साइंस में इलेक्ट्रिसिटी एवं करंट। ये जो होगा प्रोबेबली जो हमारा लास्ट लेक्चर है ये हमारा। इसमें हम आपका जो है पूरा इलेक्ट्रिसिटी जो है आज ख़त्म हो जाएगा। तो आप ये लोग एक बार इसको रिवाइज और कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के समय जो है फटाक से याद आ जाए अगर आप कोई क्वेश्चन दिखे इससे तो शुरू करने से पहले थोड़ा मेरा बात सुन लीजिएगा। जो बहुत सारे ऐसे 49% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियो तो देख रहे हैं परंतु इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो कृपया अपना थोड़ा सा समय निकाल के उस बटन पे क्लिक कर दीजिए। इससे हम लोगों को और मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम लोग वीडियो बनाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन सा चैप्टर हमारा हो गया है? इलेक्ट्रिसिटी में ये विद्युत धारा एवं इसके प्रकार, आवेश एवं कूलम्ब का नियम, विद्युत विभव एवं विभवांतर, परिपथ एवं आरेख, ये भी हमारा हो चुका है। ओम का नियम हम पिछले लेक्चर में पढ़ा दिए थे। प्रतिरोध एवं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक नियम आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा दिए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रतिरोध का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। उसके बाद है हमारा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव एवं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव एवं अनुप्रयोग। उसके बाद लास्ट विद्युत शक्ति। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये देख लीजिए हम पिछले लेक्चर से जो है हम कवर करते आ रहे हैं कौन कौन सी चीज़। तो चलिए हमारा आज का जो टॉपिक क्या है? हमारा जो आज का टॉपिक है वह है प्रतिरोधों का समूह। प्रतिरोधों का समूह क्या है? प्रतिरोधों का समूहन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो पहले तो ये बात हो जाएगा जो हमारा प्रतिरोधों का समूहन है क्या। प्रतिरोधों का समूहन क्या है? तो प्रतिरोधों को समूह में जोड़ना क्या है? प्रतिरोधों को समूहों में जोड़ना। यानी कि अगर एक प्रतिरोध है, मान लीजिए जो एक प्रतिरोध हमारा ये है और इसके बाद एक प्रतिरोध हमारा ये है, तो इस दोनों को हम अगर जोड़ दें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा प्रतिरोध का संयोजन हो जाएगा। और एक प्रतिरोध हमारा ये है और एक प्रतिरोध हमारा ये है। अगर हम इस दोनों को भी अगर हम यहाँ पे जोड़ दें तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? ये भी हमारा कहलाएगा प्रतिरोधों का संयोजन। तो बेसिकली हमारा क्या है? प्रतिरोध का समूह। प्रतिरोध का समूह है प्रतिरोधों को समूहों में जोड़ना, यानी कि प्रतिरोध को जो अलग अलग है उसको एक साथ जोड़ना। तो अगर बात किया जाए जो प्रतिरोध का, तो समूहन किस प्रकार से, कितने प्रकार से प्रतिरोध का समूहन होता है, यानी कि प्रतिरोध को कितने प्रकार से जोड़ा जाता है। तो इसका प्रकार क्या होता है? इसको कितने प्रकार से जोड़ा जाता है? तो प्रतिरोध को जो है दो प्रकारों से जोड़ा जाता है। कितने प्रकारों से जोड़ा जाता है? प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है। पहला क्या है? श्रेणीक्रम। क्या है हमारा पहला? पहला है हमारा श्रेणी क्रम। और दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा समांतर क्रम। क्या है? समांतर क्रम। श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज
क्या है, सीरीज। समांतर क्रम यानी कि पैरेलल, क्या है हमारा समांतर क्रम यानी कि पैरेलल। तो सबसे बात किया, पहले बात किया जाए जो हमारा श्रेणी क्रम क्या है। हमारा श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का समूहन क्या है। श्रेणी क्रम क्या है, प्रतिरोधों का जो है सीधी रेखा में जोड़ा जाए। क्या है, प्रतिरोधों को, अब एक छोटी सी लैंग्वेज में अगर आपको श्रेणी क्रम याद रखना है तो सीधे जो देख लीजिए, जो प्रतिरोधों को सीधी रेखा में, सीधी रेखा में जोड़ना। प्रतिरोधों को सीधी रेखा में किस प्रकार जोड़ सकते हैं, मान लीजिए ये हमारा, ये किस चीज़ का साइन हम नीचे में अभी लगाए हैं, हम लोगों को आप ऊपर विद्युत परिपथ आरेख में बताए थे, ये हमारा क्या है, बैटरी। तो ये बैटरी से मान लीजिए जो हम यहाँ से आया और एक प्रतिरोध हमारा ये है, फिर यहाँ गया, फिर एक प्रतिरोध हमारा ये है। तो ये हो गया हमारा R1 और ये होगा हमारा R2। तो ये क्या है, ये देख लीजिए, ये एक सीधी रेखा में है। किसमें है, सीधी रेखा में हमारा प्रतिरोध को क्या क्या है, क्या किया गया है, जोड़ा गया है। इसमें हमारा वोल्टेज क्या होगा, V1, इसमें वोल्टेज क्या होगा, V2। इधर की ओर हमारा क्या होता है, धारा प्रवाहित होता है। यहाँ से धारा आएगा और उसके बाद फिर से माइनस टर्मिनल पे चली जाएगी। अगर अगर श्रेणी क्रम, अगर दो प्रतिरोध दे दे और बोले इसको श्रेणी क्रम में जोड़ के उसका मान ज्ञात कीजिए, तो अगर आर हमारा पूछ दे, जो आर क्या हो जाएगा, तो सिंपली श्रेणी क्रम में है तो दोनों को क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, R1 प्लस R2। जितना प्रतिरोध है, यानी कि अगर 5 को प्रतिरोध है तो आप Rn यानी कि 5 तक लेके जा सकते हैं। अगर 6 को प्रतिरोध है तो 6 को आप जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम। अगर बात किया जाए जो समांतर क्रम हमारा क्या है, तो समांतर क्रम है जो प्रतिरोधों को समांतर रेखाएं में जोड़ना। मान लीजिए जो ये ऐसे किस प्रकार, इस प्रकार हमारी समांतर रेखा होती है ना, इसी प्रकार से हमारा प्रतिरोध भी क्या होगा, जुड़ा रहेगा। मान लीजिए जो ये हमारा प्रतिरोध, एक ये हो गया प्रतिरोध, उसके बाद ये प्रतिरोध हमारा हो गया, उसके बाद ये प्रतिरोध हो गया, ये क्या हो गया हमारा समांतर प्रतिरोध। तो सभी को यहाँ पे लाके जोड़ देना। ये हो गया R2, ये हो गया R3 और R2 और ये हो गया R3। तो ये दोनों को समांतर क्रम में जोड़ना हमारा क्या कहलाता है, समांतर क्रम। अगर एनसीईआरटी की भाषा में बोले जो ये किस प्रकार जुड़ा रहता है, तो ये वो होता है जो प्रतिरोधों का पहला सिरा एक साथ ही तथा दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा रहता है। प्रतिरोध का देखिए, प्रतिरोध का एक सिरा ये जो है, ये एक साथ यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है और ये यहाँ जुड़ा है, और दूसरा सिरा भी क्या है, दूसरा सिरा भी एक साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रतिरोधों का समांतर क्रम। तो प्रतिरोध का समांतर क्रम हमारा क्या होता है, तो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना। इससे आप एनसीईआरटी का भाषा लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा। प्रतिरोध का, प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ तथा दूसरा सिरा एक साथ। प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ तथा दूसरा सिरा एक साथ, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रतिरोधों का समांतर क्रम। अगर बात किया जाए जो प्रतिरोध को, अगर कभी हमारा प्रतिरोध का समांतर क्रम का मान पूछ ले तो किस प्रकार निकालेंगे, तो प्रतिरोध का समांतर क्रम निकालने का फॉर्मूला होता है, जो मान लीजिए ये आर है, समांतर में है, अगर देख लीजिए अगर समांतर हमें पूछा तो इसमें अगर श्रेणी क्रम था तो सीधा हम लगा देते थे, सीधा जोड़ देते थे। यहाँ हमारा समांतर क्रम है तो हम बट्टा में जोड़ देंगे। सॉरी, ये भी हमारा बट्टा में ही होगा, समांतर क्रम होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
R3 प्लस डॉट 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 1/Rn। कितना भी प्रतिरोध आप समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं, कितना भी प्रतिरोध आप श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो यह हो गया हमारा समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। तो अगर बात किया जाए जो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में मूल भिन्नता क्या है, तो मान लीजिए एक तरफ आप लिख लीजिए यहाँ समांतर, देख लीजिए आप श्रेणी, ये दोनों में मूल भिन्नता क्या है। मूल भिन्नता जो है, समांतर को ही हम क्या कहते हैं, पार्श्व क्रम भी कहते हैं। एनसीईआरटी में पार्श्व क्रम भी लिखा हुआ है, तो आप ये भी याद रखिएगा। समांतर क्रम को ही हम क्या करते हैं, पार्श्व क्रम कहते हैं। तो हमारा क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज तो हमारा समान रहता है। क्या होता है, वोल्टेज समान, लेकिन धारा अलग अलग होता है। धारा अलग अलग होता है। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में इसका विपरीत हो जाता है। इसमें धारा समान, वोल्टेज अलग अलग, ये दो लिखा है, यानी कि दो बार अलग है, अलग अलग। वोल्टेज इसमें क्या होता है, श्रेणी क्रम में जो है हमारा धारा समान होता है और वोल्टेज अलग अलग होता है। और समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज समान होता है लेकिन धारा अलग अलग होता है। अगर बात किया जाए जो श्रेणी क्रम में कौन कौन सा उपकरण लगा रहता है, तो श्रेणी क्रम में जो है आपका स्विच लगा रहता है। स्विच हो गया आपका, फ्यूज हो गया आपका, उसके बाद एमसीबी हो गया, आमीटर हो गया, ये सब हमारा क्या हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया। उसके बाद हमारा जो है वोल्ट मीटर, घर की वायरिंग हमारे किस में होती है, समांतर क्रम में होती है। घर की वायरिंग समांतर क्रम में होती है। घरेलू उपकरण भी इसी में चलता है। घरेलू उपकरण भी इसी पे चलता है। अगर बात किया जाए जो घर की वायरिंग समांतर क्रम में क्यों किया जाता है, श्रेणी क्रम में क्यों नहीं किया जाता, तो चलिए डायग्राम में आप समझिए जो घर का वायरिंग जो है श्रेणी क्रम में क्यों, समांतर क्रम में सॉरी क्यों किया जाता है, श्रेणी क्रम में क्यों नहीं किया जाता। अगर मान लीजिए जो यहाँ पे जो है प्रतिरोध बहुत ज़्यादा प्रतिरोध हो गया, तो क्या हो जाएगी, इससे धारा जाना ही क्या हो जाएगी, बहुत निम्न धारा जाएगी। क्या होगी, बहुत निम्न धारा जाएगी। अगर एक भी प्रतिरोध इसमें गड़बड़ हुआ तो पूरा तार जो है, पूरे तार में धारा जाना बंद हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये एक समांतर क्रम में जुड़ी, सॉरी लगातार जुड़ी हुई है, यानी कि श्रेणी क्रम सीधी रेखा में जुड़ी हुई है। सीधी रेखा में जुड़ी होने के कारण क्या होता है, हमारा जो है अगर इसमें से धारा कोई फॉल्ट हो गया तो इसमें जाएगा, यहीं पे सारा धारा रुक जाएगा, तो आगे धारा ही नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर समांतर क्रम में जो बात किया जाए, जो समांतर क्रम में घर की वायरिंग क्यों होती है, तो देख लीजिए ये, अगर इससे होके अगर धारा गया, यहाँ पे रुक गया, तो फिर इससे होके धारा उसके बाद नहीं जाएगी, ये दूसरा से होके दूसरे प्रतिरोध के माध्यम से चली जाएगी, या अगर दूसरा भी खराब हो गया तो तीसरे प्रतिरोध के माध्यम से चली जाएगी। तो इसमें अगर एक धारा खराब भी हो जाए, एक प्रतिरोध, तो आप उसके फिर भी आपका जो है घर का वायरिंग जो है वो चलता रहता है। आप भी देखते हैं जो छत में अंडर वायरिंग जो होते हैं आपका, अभी अंडर वायरिंग जो होता है, अभी अंडर वायरिंग जो है इसी में होता है। क्यों, अगर देखते होंगे जो तीन तीन फेज आपको दिया रहता है, तीन फेज में अगर पहला फेज अगर आपका रेजिस्टेंस के कारण वो अगर खराब हो गया, तो आपका दूसरा फेज या तीसरा फेज से वो चलने लगेगा। इसी कारण से जो है घर का जो उपकरण वो होता है, या घर की वायरिंग जो होती है वो श्रेणी क्रम में नहीं करके किसमें किया जाता है, समांतर क्रम में किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो ये हो गया हमारा समान, सॉरी ये हो गया हमारा प्रतिरोधों का समूह। उसके बाद हमारा टॉपिक क्या था, उसके बाद हमारा टॉपिक क्या था, उसके बाद हमारा टॉपिक था विद्युत, क्या था हमारा, उसके बाद हमारा टॉपिक थोड़ा
याद दिला दीजिए एक बार। चलिए देख ही लेते हैं हमारा उसके बाद टॉपिक क्या था। उसके बाद हमारा क्या टॉपिक है, कुछ ऊष्मीय प्रभाव था हमारा विद्युत धारा का, तापीय प्रवाह एवं अनुप्रयोग, उसके बाद विद्युत शक्ति। तो चलिए विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को देखते हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, चलिए उससे पहले हम देख लेते हैं जो ऊष्मीय प्रभाव होता क्या है। मान लीजिए ये कितना लंबा तार, और यहाँ पे इस तार के बाद आप अपना बोर्ड जोड़े होंगे, जो अभी या यहाँ पे आप अपना बोर्ड जोड़े होइएगा, क्योंकि आजकल के बच्चा सब जो है बोर्ड जोड़ के ही अपने साथ रखता है। इसी में चार्जर घुसाया रहता है, एकदम इस प्रकार से बिस्तर पे लेटा रहता है, बिस्तर पे लेटा रहता है, इसमें मोबाइल पकड़े रहता है और देखते रहता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को नहीं पढ़ना है, प्रॉपर आप एक कुर्सी पे बैठ जाइए, यहाँ पे एक कुर्सी आप लीजिए, उसके बाद इस पे आप बैठ जाइए और अपने टेबल पे जो है नोट्स बनाते रहिए टेबल पे। तो चलिए हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, ये सब बात तो होते ही रहेगी। हम पढ़ रहे हैं विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। मान लीजिए इससे जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। अब देखते हो कि अगर तार का जो है प्रतिरोध अगर ज़्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रतिरोध, अगर प्रतिरोध हमारा ज़्यादा हो गया, आर हमारा ज़्यादा हो गया, तो धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर प्रतिरोध क्या करता है, प्रतिरोध धारा को रोकता है, धारा के मार्ग में अवरुद्ध उत्पन्न करता है, कौन, प्रतिरोध। अगर इसमें आपको अगर प्रतिरोध आपका ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, धारा का मान कम हो जाएगा। और अगर प्रतिरोध ज़्यादा होता है तो हमारा हीट भी क्या होती है, ज़्यादा निकलती है। प्रतिरोध ज़्यादा तो हमारा हीट भी ज़्यादा निकलेगी। दे तो आप कभी अनुभव कीजिएगा, जो अगर आप लगाए हुए हैं, यहाँ पे बोर्ड लगाए हुए हैं, बहुत देर से लगातार आपका बोर्ड लगा हुआ है, तो इसमें से जो थोड़ा गर्मी तार में से निकलने लगता है, क्या होता है, गर्मी निकलने लगता है तार में से। तो अगर आप कभी सोचे होइएगा जो ये गर्मी क्यों निकलता है, क्योंकि ये जो है धारा यहाँ पे मान लीजिए अवरोध है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इससे टकराएगा, टकराने के बाद क्या करेगा, यहाँ से अपना ऊष्मा फेंकेगा, ऊष्मा कहीं तो निकलना चाहिए, तो ये कवर के माध्यम से, उस पर जो कवर होता है उससे थोड़ी मात्रा में बाहर निकल जाती है। अगर बहुत ज़्यादा प्रतिरोध है तब आपको पता चलता है, जो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है या कभी आग भी लग जाता है। तो बेसिकली हम कहना चाहते थे, जो जब धारा लगातार बह रही है तो उसमें क्या होती है, धारा के लगातार धारा प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है, तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, उससे ऊष्मा निकलने लगता है, तार से ऊष्मा निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रभाव। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रभाव। तो हमारा ऊष्मीय प्रभाव क्या है, जब किसी चालक तार से, जब सीधे लिख लीजिए, चालक तार से विद्युत धारा, चालक तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा उत्पन्न करती है, तो ऊष्मा उत्पन्न, तो ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की खोज किसने की थी, इसका जो है खोज वो किए थे जूल, कौन किए थे, इसका खोज किए थे
जूल। तो जूल के ही अनुसार ये कहा गया था। वो तो आप आपको थ्योरी सिद्ध करते हुए नहीं रहेंगे, तो आप सीधा आप उसका जो है मान जान लीजिए। जो जूल क्या बोले थे, जूल ने बताया था ये होता है एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, जहाँ एच जो है वो हीट है, हीट यानी कि उष्मा है। आई जो है, आई क्या है, आई हमारा धारा है यानी कि करंट है। उसके बाद आर हमारा क्या है, आर हमारा रेजिस्टेंस है यानी कि प्रतिरोध है। और टी हमारा क्या है, टी हमारा टाइम, टी हमारा टाइम है। तो इसी के तो जूल साहब ने क्या कहा था, जूल साहब ने कहा था जो किसी धारा से अगर किसी तार से अगर मान लीजिए ये तार है, इससे अगर लगातार धारा प्रवाहित हो रही है तो इससे ऊष्मा उत्पन्न होती रहती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। उन्होंने क्या सूत्र दिया था विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के लिए, उन्होंने दिया था एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, जहाँ एच क्या है, हीट है, आई करंट, आर रेजिस्टेंस और टी टाइम। तो कभी पूछ लेता है तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किस किस चीज़ों पर निर्भर करता है, किन किन चीज़ों पे, सॉरी थोड़ा माफ कीजिएगा। तो कभी कभी पूछ लेता है जो हमारा जो है ये एच, ये हमारा एच किस किस चीज़ों पे निर्भर करता है। तो पहला हमारा क्या है, पहला है हमारा एच जो है किस चीज़ पे निर्भर, पहला है हमारा करंट, दूसरा हमारा क्या है रेजिस्टेंस, और तीसरा हमारा क्या है टाइम। तो एच हमारा किन चीज़ों पे निर्भर करता है, ये हीट जो है, ये हीट इन सब चीज़ों पे क्या करता है, निर्भर करता है। यानी कि आई आर टी पे जो है हमारा एच निर्भर करता है। तो ये हो गया हमारा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो इसका अनुप्रयोग भी देख लेते हैं, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, अनुप्रयोग, क्योंकि 2024 के एग्जाम में इसके अनुप्रयोग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2024 रेलवे एग्जाम में जो है इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था। तो विद्युत धारा का अनुप्रयोग यानी कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है विद्युत धारा का, तो विद्युत प्रेस में, कहाँ, विद्युत प्रेस में। उसके बाद क्या होता है, हीटर में, क्या होता है, हीटर में, क्योंकि आप लोगों को पता है जो ये विद्युत प्रवेश हीटर ये सब उष्मा पे ही कार्य करते हैं। उष्मा कब निकलेगी, जब विद्युत धारा का उसमें प्रभाव होगा। उसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बल्ब। उसके बाद हमारा फ्यूज हो जाएगा। तो अगर बात किया जाए जो फ्यूज का, कभी कभी पूछ लेता है जो फ्यूज का क्या चीज़ उच्च और क्या चीज़ निम्न होता है। तो देखिए फ्यूज का जो होता है उच्च क्या होता है इसका फ्यूज का, और निम्न क्या होता है। तो फ्यूज हम क्यों लगाते हैं, फ्यूज हम शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए करते हैं। क्यों, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, ना हो शॉर्ट सर्किट ना हो इसलिए हम फ्यूज लगाते हैं। शॉर्ट सर्किट कब नहीं होगा, जब अचानक धारा आए एवं ये फ्यूज उड़ जाए। अचानक धारा है एवं फ्यूज उड़ जाए तो हमारा घर का शॉर्ट सर्किट क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो अचानक उड़ जाने के लिए इसका क्या होना पड़ेगा, अचानक उड़ जाने के लिए इसका गलनांक क्या होना पड़ेगा, इसका गलनांक निम्न, ताकि तुरंत उड़ जाए। तो तुरंत उड़ जाए इसके लिए गलनांक इसको, गलनांक इसका निम्न होगा। तो उसका उच्च क्या होगा, उच्च इसका होगा प्रतिरोध, बहुत सारे प्रतिरोध को सहने की क्षमता होगी। इसी प्रकार अगर बोल ले जो फिलामेंट का जो है, फिलामेंट, फिलामेंट में जो उच्च क्या होता है, तो फिलामेंट में उच्च प्रतिरोध होता है। दोनों क्या होता है, उच्च ही होता है, प्रतिरोध भी उच्च होता है और गलनांक भी उच्च होता है। तो ये था हमारा विद्युत के अनुप्रयोग की, कहाँ किया जाता है, विद्युत प्रेस में।
तो विद्युत प्रेस का जो आप तलहटी देखिएगा, विद्युत प्रेस का मान लीजिए ये कुछ आपका विद्युत प्रेस है, यहाँ से आप पकड़ के विद्युत प्रेस करते हैं। इसका जो ये तलहटी है, ये तलहटी आपका अभ्रक की प्लेट की होती है। क्या होती है? अभ्रक प्लेट की होती है। बस आप ये चीज़ जान लीजिए। तो उसके बाद हीटर, तो हीटर से हमसे पूछ लेता है जो हीटर का फिलामेंट किससे बना होता है। हीटर का फिलामेंट किससे बना होता है? इसका हीटर का फिलामेंट नाइक्रोम का बना होता है। किसका? नाइक्रोम का बना होता है। और नाइक्रोम का जो है प्रतिरोध एवं गलनांक दोनों क्या होता है? प्रतिरोध गलनांक दोनों उच्च होता है। प्रतिरोध और गलनांक दोनों उच्च होता है। तो ये हो गया हमारा विद्युत धारा के अनुप्रयोग। तो हमारा लास्ट टॉपिक आज का क्या बच गया? हमारा लास्ट टॉपिक बच गया विद्युत शक्ति। क्या बच गया हमारा? विद्युत शक्ति हमारा लास्ट टॉपिक है। अब क्या है? विद्युत शक्ति क्या हमारा? इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, विद्युतीय शक्ति या विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति। तो हम लोगों ने आप लोगों को पिछले लेक्चर में, पिछले जो है चैप्टर यानी कि कार्य ऊर्जा शक्ति में शक्ति को क्या बताया था? शक्ति को बताया था जो कार्य करने की दर। कोई व्यक्ति कितने समय में कितना कार्य कर लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं? शक्ति। तो उसी प्रकार से जो है ऊर्जा की उपभोक्त होने की दर यानी कि ऊर्जा खपत की दर हमारा क्या कहलाता है? ऊर्जा खपत की दर। ऊर्जा खपत की दर क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा खपत की दर क्या कहलाता है? विद्युत शक्ति। तो शक्ति को हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। तो विद्युत शक्ति हमारा पूछ रहे, विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है? पी बराबर होता है वी आई। पी बराबर क्या होता है? वी आई। तो विद्युत शक्ति कैसा मात्रा क्या हो गया हमारा? सॉरी, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला हमारा क्या हो गया? वी आई। तो अगर इसी प्रकार से जो है हम, आपको पता है जो वी बराबर आई आर भी होता है। वी बराबर आई आर क्या होता है? ओम्स लॉ। क्या होता है? ओम्स लॉ। तो यहाँ पे भी का मान जो है रख लीजिए आई आर। तो इसी पे अगर भी का मान जो है अगर आप आई आर रखिएगा तो आई और आई क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर और आर उसी प्रकार रहेगा। तो पी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? आई स्क्वायर आर। ये हमारा आई स्क्वायर आर भी हो जाएगा। और इसी प्रकार जो है अगर आप आई का मान भी रख लीजिएगा, यहाँ पे आई का मान भी रख दीजिएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय आर। ये तो हमारा पी का एक फार्मूला हो गया। उसके बाद दूसरा फार्मूला ये। और इसी प्रकार से अगर फिर से आप ये आई का मान यहाँ रखिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर बाय आर, ये हमारा फिर से शक्ति का फार्मूला हो गया। तो शक्ति का हमें से पूछ दे जो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है? एसआई मात्रक वाट होता है। तो अगर पूछ लीजिए एक किलो वाट, एक किलो वाट में कितना वाट होता है? तो 1000 वाट होता है। तो अगर पूछ ले जो एक केजी, एक किलो वाट आवर कितना होता है? एक केजी
किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट क्या हो जाता है 1000 वाट, और 1 किलोवाट घंटा क्या हो जाएगा, तो 1 किलो क्या होता है, 1 किलोवाट हमारा क्या होता है 1000, तो यहाँ पे 1000 रखिए। और यहाँ पे वाट आ गया। फिर घंटा, घंटा कैसा मात्रा क्या होता है सेकेंड, सॉरी समय कैसा मात्रा क्या होता है सेकेंड, यहाँ घंटा में है तो हमको सेकेंड में बदलना पड़ेगा। तो 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है 3600 सेकेंड। तो यहाँ पे 36 कॉमन लीजिए, उसके बाद कितना है 1 2 3 4 5 जीरो है, 5 जीरो है तो 10 के पावर 5 वाट सेकेंड, 10 के पावर 5 वाट सेकेंड। फिर आप सबको इसमें से फिर 10 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 3.6 गुना 10, क्योंकि अगर 3.6 को 10 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 36 ही हो जाएगा। फिर हमारा 10.5, आपको पता है जो गुना में अगर पावर, सॉरी अगर बेस बराबर है तो उसका पावर जुड़ जाता है गुना में, तो ये क्या हो जाएगा 3.6 गुने 10 का पावर 6। तो वाट सेकंड को क्या कहते हैं जूल, तो क्या हो जाएगा 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल। तो 1 किलो वाट आवर क्या हो जाएगा 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल, और 1 किलो वाट क्या हो जाएगा 1000 वाट। तो चलिए इसी पे आप एक क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, जो किसी विद्युत बल का वोल्ट जो है वो है 220 वोल्ट, और धारा क्या है, धारा है हमारा 0.50 है, ये हमारा 0.50 एम्पियर। तो हमसे शक्ति पूछ रहा है, तो शक्ति का, तो पहले आप पॉज करके यहाँ पे बना लीजिए क्योंकि बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। तो शक्ति कैसे, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, पावर बराबर v वोल्ट इंटू धारा। तो वोल्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है 220, और धारा क्या दिया हुआ है, धारा दिया हुआ 0.50 एम्पियर। यहाँ से 0 हटाइएगा तो 2 गो अंक जो आएगा 100 नीचा में आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 50 से 2 मरतबा ये कट जाएगा, 2 से फिर इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा 110 एम्पियर। क्या हो जाएगा, सॉरी एम्पियर लिख दिए, 110 वाट। क्या हो जाएगा 110 वाट। ये हो गया हमारा आंसर। तो यहीं पे हमारा जो है ये चैप्टर एंड होता है। तो आप इसको जो है एक बार इस चैप्टर को एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपको अच्छा से याद आ जाए। रिवाइज कर लीजिएगा, रिवाइज करने का क्या तरीका होता है, एक्टिव रिकॉल। क्या होता है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को पहले पढ़ लीजिए, एक बार क्या करें पहली बार पढ़ ले, और जब रिकॉल करने का बार या दूसरी बार में क्या करना है, दूसरी बार में एक फ्रेश पन्ना लीजिए। मान लीजिए ये आपका A4 शीट पेपर है, यहाँ पे आप वो टॉपिक लीजिए। पहला क्या था, मान लीजिए विद्युत शक्ति था, पहला टॉपिक आप लिख लीजिए विद्युत शक्ति। उसमें आप याद करना चाहिए, अपना मेमोराइज कीजिए। क्या कीजिए, मेमोराइज कीजिए जो हम इसमें इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ पढ़े। तो अभी हम क्या पढ़े, विद्युत शक्ति क्या है। तो विद्युत शक्ति क्या है इसको आप याद रखिए, विद्युत शक्ति क्या है, विद्युत शक्ति क्या है, विद्युत शक्ति क्या है, आपको ये याद आने लगा तो आपको अचानक से हिट होगा जो विद्युत शक्ति क्या है। तो ऊर्जा के उपयुक्त होने की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति। तो उसके बाद इसका एसआई मात्रक क्या है वो आप लिख लीजिए, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। उसके बाद आप लिख लीजिए जो इस पर इसका फॉर्मूला क्या होता है। मेन इतना ही चीज़ है, यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ को शॉर्ट नोट्स बनाना है तो पहले वो लिख लीजिए क्या है, वो आप याद कीजिए, उसका एसआई मात्रक और फॉर्मूला। अगर ये चीज़ आपको याद आ रहा है तो आपका एक्टिव रिकॉल इसी को कहा जाता है। पहले पढ़ ले, उसके बाद दूसरी बार में देखे नहीं, पहले लिख ले, उसके बाद देखे जो आप क्या भूल रहे हैं, तो जो भूले उसको फिर से पढ़ लो।
तो चलिए, थैंक यू। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर में, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी हमारा आज क्या हो गया, ये समाप्त हो गया। तो ये आप जो हो गया हमारा वेव एंड साउंड बचा और मैग्नेटिज्म बचा। तो इसको हम ये भी 1 से 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा और मैग्नेटिज्म भी 1 से 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। तो पहले हमें इसको ख़त्म करवा देते हैं, उसके बाद हम केमिस्ट्री पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, केमिस्ट्री पे जाएंगे। तो चलिए, मिलते हैं हम आप लोगों से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।